Hello friends. So we know what is continuity. How do we check continuity of any function? So what do you do if you want to check continuity of any function? So if you want to check at a point A, you just check this. So if limit as x goes to a, f of x is f of a, you say that your function is continuous at a. Function is continuous at a. This is what you say. So mostly whatever continuity problem you might have solved, you might have seen कि ग्राफ का आप कैसा दिख रहा है आपका ग्राफ, राइट? हाउ विजुअली इट लुक्स योर ग्राफ, ये आप अगर पता हो आपको, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना? अगर आपको ग्राफ पता हो फंक्शन का, ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पता हो, ओके? या फिर एक और लिमिट कॉन्सेप्ट, पहली बार तो ये पता होना चाहिए आपको लिमिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि ये सारी चीज़ें अगर पता हो तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने में कोई डिफ़िकल्टी ज़्यादा हमें नहीं होती है. तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करने जा रहे हैं. तो अगर मैं आपको टू फंक्शंस देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि टू फंक्शंस है, माई एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एंड माई जी ऑफ एक्स इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस. फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस होगा क्या? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, राइट, लग तो रहा है कि अगर मेरा ग्राफ है कॉन्टीन्यूस है, दूसरा भी ग्राफ है वो भी कॉन्टीन्यूस है, उनका सम कर रहे हैं, तो उनका सम कर रहे हैं, लेट्स से दूसरा ये फंक्शन है तो इनका एडिशन इधर आ जाएगा, कुछ जो भी फंक्शन मेरा दिखेगा वो भी कॉन्टीन्यूस ही होगा. बट ये तो फिर मैथमेटिकली तो नहीं बोला मैंने ये चीज़, ओके, बस लॉजिकली थिंकिंग से लग रहा है कि होना चाहिए, राइट? बट अगर मैथमेटिकली मुझे दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है, दैट मीन्स लिमिट एक्स गोज़ टू ए, एफ ऑफ एक्स इज़ वॉट? एफ ऑफ ए, है ना? ए पे कॉन्टीन्यूस है बेसिकली. और अगर मेरा जी ऑफ एक्स भी ए पे कॉन्टीन्यूस है तो आपको ये पता है जी ऑफ एक्स इज़ जी ऑफ ए. और अगर मुझे पता करना है कि एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है या एफ प्लस जी फंक्शन ए पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप ऐसा बोलोगे, राइट? एफ ऑफ एक्स, एक्स को बाहर ही लिख लेते हैं बिकॉज एफ प्लस जी की बात कर रहे हैं, ओके? तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ओके, लिमिट एक्स गोज़ टू ए. तो अब लिमिट की प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है? लिमिट की प्रॉपर्टी से हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट? लिमिट एक्स गोज़ टू ए जी ऑफ एक्स, और फिर ये आपकी बात ऊपर से आ जाएगी कि दिस इज़ नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए. तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन वैल्यू लिमिट उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही है. तो सिमिलरली आप दूसरा और तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया, कि अगर दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, उनका सम कॉन्टीन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस होगा, उनका कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूस होगा. तो येस येस येस, ओके. अब मैं आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों को ट्रिकी करती हूँ. तो मैं आपसे अब क्या पूछूँगी कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है बट जी ऑफ एक्स डिसकॉन्टीन्यूस है, तो क्या लगता है सम कॉन्टीन्यूस होना चाहिए? सोच के देखें. ग्राफ अगर सोचो इस ये कॉन्टीन्यूस है, किसी पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूस है, तो उस पॉइंट पे ये इन दोनों का एडिशन कॉन्टीन्यूस हो सकता है? लगता तो नहीं है ना? तो अगर लगता नहीं है तो हम प्रूफ करना चाहिए मुझे, ठीक? तो यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी कि क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि अगर मान लो है, ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ओके. से कि एफ ऑफ एक्स और एफ प्लस जी इज़ कॉन्टीन्यूस, ओके. मैंने मान लिया कि मान लो इनका एडिशन दोनों फंक्शन का कॉन्टीन्यूस है किसी पॉइंट ए पर, okay? और फिर एक और बात मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है तो माइनस एफ भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ को तो रिफ्लेक्ट करना है आपको. एफ कॉन्टीन्यूस है तो माइनस एफ भी कॉन्टीन्यूस है. अब अगर मेरा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और ये भी कॉन्टीन्यूस है, तो अभी अभी हमने कहा कि दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का सम भी कॉन्टीन्यूस होता है, राइट? तो उस हिसाब से जो है मेरा एफ प्लस जी प्लस माइनस ऑफ एफ भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और ये तो बस जी फंक्शन है ना? तो आपके हिसाब से जी फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस होना चाहिए अगर एफ प्लस जी कॉन्टीन्यूस है तो, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है ना? कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जी तो हमें दे रखा है कि कॉन्टीन्यूस नहीं है ना? इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, कि पहले एज्यूम कर लो कि मान लो ये कॉन्टीन्यूस है, ओके, तब मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता, ओके. सो
नहीं, ओके। एफ कॉन्टिन्यूस है और जी डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उसका एडिशन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात पूछ रहे हैं, इस प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस? अगर एफ कॉन्टिन्यूस है और जी ऑफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, क्या लगता है? सिमिलर अभी अभी जो आर्ग्यूमेंट है उस हिसाब से तो लगता है नहीं होना चाहिए, है ना, बट प्रूफ ये वाला वर्क नहीं करेगा आपका, है ना, क्योंकि अगर आपका एफ कॉन्टिन्यूस है तो हम ये तो नहीं कह सकते 1/f भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना, ऐसा तो ट्रू नहीं है, ओके। तो इसको प्रूफ, इसको हम आपको काउंटर एग्जांपल देते हैं, ओके। मान लीजिए कि मैंने एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिया, कॉन्टिन्यूस है, मैंने लीनियर फंक्शन ले लिया, ठीक है, और जी ऑफ एक्स मैंने दूसरा फंक्शन लिया, मैंने बोला कि दिस इज sin 1/x when x is not 0 and 0 when x is 0। आपको क्लियरली पता है कि g of x मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, राइट, at 0 my g of x is not continuous but my f of x is continuous, and what is the product of these two functions? If I want to write f of x into g of x, what do you get? x sin 1/x, right, x sin 1/x when x is not 0 and 0 when x is 0. Now this function is a continuous function. Can you see that? अगर मैं इस function को phi x बोल देती हूँ, you can check, okay, at 0 it is continuous, okay, so limit x goes to 0, phi of x is nothing but phi of 0, so yes it is continuous, okay, so क्या टिक करा जाए, yes, no कि maybe maybe, right, maybe, ओके, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, तो हम श्योर शॉट नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा कॉन्टीन्यूस, ओके, हो भी सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट जो है कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब सेम बात हम कॉम्पोजिट फंक्शन में करते हैं, ठीक है। अगर मेरा जो है एफ ऑफ एक्स जो है कॉन्टीन्यूस है और जी ऑफ एक्स डिसकॉन्टीन्यूस है, तो उनका कॉम्पोजिशन के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या वो हमेशा डिसकॉन्टीन्यूस होगा? दूँ मैं काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे भी, या फिर आप खुद कॉन्स्ट्रक्ट करिए, ओके, सोचिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं मान लूँ मेरा एफ ऑफ एक्स जो है कांस्टेंट फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमेशा कोई कांस्टेंट के वैल्यू लेता है, के को कुछ भी रख लो, मान लो 3 लेता है, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज 3, तो ऑफकोर्स ये कॉन्टीन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज सॉरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, राइट। सो अब मैं जी ऑफ एक्स जो है, अगर मैं कुछ भी डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन ले लूँ, डजेंट मैटर व्हाट, ओके, मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही ले लिया, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये तो डिसकॉन्टीन्यूस है एट इंटीजर पॉइंट्स और ये कॉन्टीन्यूस है, अब इनका कॉम्पोजिशन ले लो, एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, और ये क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कुछ भी आर्ग्यूमेंट है वो कांस्टेंट फंक्शन है, राइट, तो ये हमेशा ही 3 है, ओके, दैट मीन्स एफ ओ जी इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस, है ना, चाहो तो जी ओ एफ ले लो, वो भी कांस्टेंट ही आएगा, ओके, लेके देख लो, ठीक है। तो अभी मैंने स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया ये एग्जाम्पल, राइट, तो आप ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं कि एफ एक कॉन्टीन्यूस है, जी डिसकॉन्टीन्यूस है और उनका कॉम्पोजिशन भी डिसकॉन्टीन्यूस है, ऐसा भी हो सकता है, बट मैंने अभी अभी आपको क्या एग्जांपल दिया कि उनका कॉम्पोजिशन कॉन्टीन्यूस है, तो मैं क्या टिक करूँगी यहाँ पे, मे बी, राइट, हो सकता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उनका कॉम्पोजिशन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, अगर एक डिसकॉन्टीन्यूस है और एक कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, तो हमें एजम्पशन नहीं लेना चाहिए कि एक डिसकॉन्टीन्यूस है तो कॉम्पोजिशन भी डिसकॉन्टीन्यूस होगा, ऐसा कुछ, तो वी हैव टू चेक ऑल द टाइम। अब ये और मज़ेदार बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स डिसकॉन्टीन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी डिसकॉन्टीन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस होगा क्या? क्या लगता है? आप लोग मजाक कर रहे हो कि दोनों ही डिसकॉन्टीन्यूस है तो सम कैसे कॉन्टीन्यूस हो सकता है, ऐसा लग रहा है? या फिर एक एग्जांपल सोच लो कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, ठीक है, देती हूँ मैं आपको एग्जांपल, मैं आपको देती हूँ सिंपल सा एग्जांपल, is x when x is a rational number और minus x when x is an irrational number, ठीक है, और g of x को मैं क्या करती हूँ, इसका ऑपोजिट ले लेती हूँ, minus x when x is a rational number, ठीक है, and x when x is an irrational number,
ओके, अब आप बताओ, वैसे ये समझ में आ रहा है ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है अदर देन ज़ीरो. ओके, सो दीज फंक्शंस आर डिसकॉन्टीन्यूस एट ऑल पॉइंट्स. ओके, स्पेशल फंक्शंस हैं ये कि सारे ही पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूस हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस हैं, आप चेक कर लो. ठीक है, ज़ीरो को इधर से भी आप ज़ीरो पे ही आओगे, इधर से भी ज़ीरो पे ही आओगे. सो ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस है. बट अगर आप इनका सम कर दो, ओके, इफ़ यू डू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या आता है आपके पास, दिख रहा है, ज़ीरो आ जाता है. रैशनल है तो x माइनस एक्स इज़ ज़ीरो, और इरेशनल है तो भी माइनस एक्स प्लस एक्स इज़ ज़ीरो. ओके, एंड ज़ीरो इज़ व्हाट, ज़ीरो इज़ योर कांस्टेंट फंक्शन. ओके, तो मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रही हूँ दैट इज़ वेरी ट्रिवियल एग्जांपल्स. ओके, आप हम और भी अच्छे एग्जांपल्स सोच के कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी आपको बस विश्वास दिलाना है कि ऐसा हो सकता है. ओके, तो दैट मीन्स अगेन मे बी. ठीक है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर दोनों डिसकॉन्टीन्यूस है तो इनका बेसिकली हो क्या रहा है कि पहला आपका डिसकॉन्टीन्यूस है, उसमें कुछ गैप्स हैं, दूसरा में कुछ गैप्स हैं, दोनों एक दूसरे को गैप को भर रहे हैं. ऐसे ही सोच सकते हैं हम लोग, है ना. तो इधर देखो, प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस होगा क्या, क्या सोच रहे हो, प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस होगा क्या अगर दोनों डिसकॉन्टीन्यूस हैं. तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, ऊपर वाले ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अभी अभी जो लिया. इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. रैशनल है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इरेशनल है तो भी माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये तो आ गया अभी, रैशनल हो या इरेशनल हो, इनका प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर है. और मुझे पता ही है कि माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये तो कॉन्टीन्यूस है ना. तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया जिसमें ऐसा हो रहा है. ओके, आप हज़ार और दे सकते हैं जिसमें ऐसा नहीं होगा. ओके, दैट मीन्स मे बी फंक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है. ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि इनका कॉम्पोजिशन कॉन्टीन्यूस होगा कि नहीं होगा. ओके, बाय द वे यहाँ पे देखो, केवल इसको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स भी कर लेते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो डिसकॉन्टीन्यूस है. डिसकॉन्टीन्यूस इंटू डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन, व्हाट डू यू गेट, एक्स स्क्वायर. ये भी कॉन्टीन्यूस है. या फिर आप कोई और फंक्शन ले लो, सिग्नम फंक्शन ले लो, इसी तरह से सिग्नम फंक्शन बना लो. ठीक है, उसमें भी आप एक खुद का एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ये देखो, इस कंपोजिशन कॉन्टीन्यूस, फिर से मैं स्पेशली एक एग्जांपल लेती हूँ ये दिखाने के लिए कि मे भी हो सकता है कि इनका कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूस हो. कैसे, कि मैं एक फंक्शन लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स को ले लेती हूँ 1/x व्हेन x इज़ नॉट ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है, मैं अलग से डिफाइन करती हूँ. ओके, ज़ीरो व्हेन x इज़ ज़ीरो. ठीक है, और जी ऑफ एक्स को भी सेम ही ले लेती हूँ, नाम दूसरा दे देती हूँ. जी ऑफ एक्स इज़ ऑल्सो द सेम फंक्शन, ज़ीरो व्हेन x इज़ ज़ीरो. अब कंपोजिशन लीजिए इसका, एफ ओ जी ऑफ एक्स. ओके, एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, और एफ की डेफिनेशन से ये क्या है, 1/g ऑफ एक्स व्हेन g ऑफ x इज़ नॉट ज़ीरो. ओके, एंड ज़ीरो व्हेन g ऑफ x इज़ ज़ीरो. ठीक है, अब ऐसा कब होता है, जब g ऑफ x नहीं ज़ीरो है. यहाँ पे आ जाओ. ओके, g ऑफ x ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स x भी ज़ीरो नहीं है. ओके, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ना, जगह नहीं है इधर. तो g ऑफ x ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स x इज़ ऑल्सो नॉट ज़ीरो, एंड 1/g ऑफ x. व्हाट इज़ g ऑफ x, 1/x, राइट. 1/1/x, व्हाट इज़ दैट, जस्ट x, राइट. दिस इज x. और ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही है. ओके, व्हेन g ऑफ x इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स योर x इज़ ज़ीरो. ठीक है, सो यू गॉट दिस इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन विच यू कैन सी इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. ओके, दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ ओ जी ऑफ एक्स. ठीक है, तो दो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिशन लिया, लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है. तो ज़रूरी नहीं हमेशा हो, इसलिए मे बी, क्योंकि मैं वो एग्जांपल नहीं ले रही हूँ जिसमें ये होगा, सॉरी नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें थी जो कि नॉर्मली हिडन रहती हैं कि दो फंक्शंस जो कॉन्टीन्यूस हैं या एक डिसकॉन्टीन्यूस या दोनों डिसकॉन्टीन्यूस हैं. ओके, अब मैं एक और बहुत ही अच्छा थ्योरम है जो केवल फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. तो यहाँ पे तो मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, बट अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है. ठीक है, ये बस इतना बोल रहा है कि अगर आपका इंटरवल a, b है, ठीक है, मान लेते कहीं भी है, क्लोज इंटरवल a, b. ओके, एंड योर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल.
ठीक है, आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो क्या मतलब हुआ कि भाई आपका कुछ तो फंक्शन ऐसा है कि हमने बनाया और मैंने पेन नहीं उठाया, ठीक है। तो अब क्या, तो अच्छा क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस है तो आपको पता ही है ना, इसका क्या मतलब है कि ए पे ये राइट कॉन्टीन्यूस है और बी पे ये लेफ़्ट कॉन्टीन्यूस है, ठीक। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें बेसिक वाली आपको क्लियर हैं। तो इस पे कॉन्टीन्यूस है। अब क्या बोल रहा है कि ए पे जो भी फंक्शन वैल्यू ले रहा है ये फंक्शन, ठीक है, मान लो देखो ए पर क्या फंक्शन वैल्यू ये वाली है ना एफ ऑफ ए, और बी पर क्या फंक्शन वैल्यू है ये एफ ऑफ बी, ठीक है। अब ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर मैं ए बी के बीच में कोई भी पॉइंट लूँ, ठीक है, मान लो एल ले लेती हूँ मैं, बीच में मतलब नॉट जस्ट इन बिटवीन, ओके, कहीं भी बीच में मतलब इधर इधर कहीं से भी ले सकती हूँ, मान लो यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है, एल। तो क्या बोल रहा है कि देर विल बी अ पॉइंट एट विच फंक्शन विल अटेन दिस वैल्यू, मतलब देर, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, तो देखो ये एक पॉइंट है जिसको मान लो मैंने सी बोल दिया, तो आपको लग रहा है फंक्शन वैल्यू एट सी इज़ एल, है ना। तो देर विल बी अ पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर द फंक्शन विल अज्यूम दिस वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके, एटलीस्ट बोला, ओके। तो यहाँ पे मेरे को तो 1 से ज़्यादा दिख रहे हैं, ये भी है एक पॉइंट, ये भी है एक पॉइंट जहाँ फंक्शन एल एज्यूम वैल्यू कर रहा है, ठीक है, फंक्शन एल वैल्यू एज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इसी को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एंड एल इज़ अ नंबर, तो एल जो है आपका ओके, सो इक्वालिटी नहीं लगाते, तो एल इज़ लाइंग बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ओके, then there will be a c which belongs to this closed interval, okay, such that your f of c is l। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं कि भाई इनके बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लें तो एक c तो हो गई जहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है l के बराबर हो जाएगी, सिंपल, okay? अब ऐसे तो सोचने में बहुत सिंपल लग रहा है थ्योरम, ओके, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसका मैजिक दिखता है, ओके। तो एक तो सिंपल सा इसका कोरोलरी ये हो गया कि अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और कभी वो उसने नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करी और कभी पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करी, है ना, मान लो ये है आपका एफ ऑफ ए है और ये आपका एफ ऑफ बी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके बीच में उस फंक्शन का कोई रूट होगा, ज़ीरो एज्यूम वैल्यू करेगा एफ ऑफ एक्स, देयर विल बी अ सी एट विच एफ ऑफ सी इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर मेरा एफ ऑफ ए जो है इन दिस केस नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या वैल्यू, ज़ीरो तो इनके बीच में ही आ रहा है ना, जैसे इनके बीच में एल आ रहा था, तो अगर ये मेरा नीचे होता, नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो एल तो बीच में है ना, तो दैट मीन्स देर विल बी अ सी एट विच फंक्शन विल एज्यूम वैल्यू ज़ीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं तो शायद और क्लियर हो जाए आपको। जैसे ये देखो ये वाला प्रॉब्लम, तो बोल रहे क्या, डज दिस फंक्शन टेक्स ऑन द वैल्यू दिस विद इन दिस इंटरवल। तो सोचते हैं, है ना, ऐसे तो बड़ा डिफिकल्ट है ये सोचना कि ये फंक्शन ये वैल्यू कब लेगा और किस एक्स पे लेगा, है ना, बट क्वेश्चन तो सिंपल पूछ रहा है कि लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अच्छा चलो ट्राई करते हैं सोचने का, एफ ऑफ -2 पे देखते हैं वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो एफ ऑफ -2 पे क्या आ रही है मेरी वैल्यू देखें, तो -2³ इज़ -8 बाय 4 माइनस साइन -2 पाई एक्स, एक्स तो पाई की वैल्यू -2 है, ओके, सॉरी एक्स की वैल्यू -2 है +3, तो ये तो ज़ीरो हो गया, -2 + 3 इज़ 1, ठीक है, तो मेरे पास आ गई पॉजिटिव वैल्यू। अब एफ ऑफ 2 की क्या वैल्यू है, तो 8/4 माइनस ये भी ज़ीरो होगा पाई का मल्टीपल +3, तो आपके पास आ गया 5, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ड्रॉ करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, -2 है, ये 2 है, -2 पे फंक्शन जो है 1 वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 है और 2 पे 5 वैल्यू एज्यूम कर रहा है, तो इधर 1 है और इधर 5 है। तो अब क्या है, कॉन्टीन्यूस है ना इनके बीच में, तो दैट मीन्स हम कुछ भी ग्राफ बना सकते हैं इनके बीच में, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, बस नीचे भी आ सकता है, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। तो अब 1 और 5 के बीच में तो जितने भी नंबर्स हैं, ऑफकोर्स ये भी नंबर है इनके बीच में यहाँ पर कहीं, ठीक है, तो देयर विल बी अ सी, ओके, यहाँ पे देखो ये वाला सी है जो कि -2 के जस्ट थोड़ा सा बगल में है, एट विच द फंक्शन वैल्यू विल एज्यूम दिस वैल्यू, ओके, सो यस, है ना, आंसर विल बी जस्ट यस, ये वैल्यू जो है किस कोई तो पॉइंट सी होगा -2 और 2 के बीच में, वेयर माई फंक्शन विल एज्यूम दैट वैल्यू, ठीक है।
तो ये बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ये मुझे एक क्वेश्चन मिला, मैंने सोचा मैं करती हूँ आप लोग के साथ। लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा, ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, ओके। तो इनका सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके। इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा बीटा प्लस गामा पूछता था तो कोई बात ही नहीं थी, हम बता देते 1 है ना, नेगेटिव 1 है, ठीक है। बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो क्या किया जाए, तो देखते हैं, ठीक है। एक तो क्यूबिक इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, क्यूबिक है, ठीक है। क्यूबिक है मतलब जब नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाता है तो ये नीचे जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर जाता है। मैक्सिमम इसके 3 रूट्स हो सकते हैं, क्यूबिक है तो, ठीक है। मतलब 3 रूट्स मतलब एक्स एक्सेस को 3 बार कट कर सकता है मैक्सिमम, और करेगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है अल्फा बीटा गामा है रूट्स, ठीक है। फिर एफ ऑफ 0 पे एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, ड्रॉ में इजी रहेगा, -1, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू -1 है, तो मैं अपना फंक्शन कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेती हूँ। मान लो ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, फिर ऐसा जा रहा है, कैसा भी आपका मर्जी चाहे ड्रॉ कर लीजिए, दिखना ऐसे ही चाहिए ऑलमोस्ट। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू जो है -1 है, ठीक है। 1 पे चेक करें, एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 पे 1 + 1 -5 माइनस ये, तो आ गया आपके पास -4। नेगेटिव है, ठीक है, तो ठीक ही बनाया हमने, है ना, अभी भी नेगेटिव ही है। 2 पर चेक कर लो, ठीक है। 2 पर क्या आ गया, 8 + 4 -10 -1, वाओ, पॉजिटिव आ गया है ना। 12 - 11 1 पॉजिटिव, ओके। तो इसका मतलब एक्चुअली थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं 1 को, क्योंकि 2 फिर लगेगा नहीं कि 2 है ना। मान लो यहाँ पे मेरा 1 है ना, 1 पे वैल्यू जो है -4 है, फिर 2 पे जो है मान लो यहाँ मेरा 2 है, 2 पे वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, दैट मीन्स देयर इज़ अ रूट, राइट, जो कि दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है इनका रूट, इनके बीच में है ना। दैट मीन्स मान ले तो अल्फा है वो रूट, अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट, 1, 2 है ना। इसके ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ रूट अल्फा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा क्या हो जाएगा आपका, 1 है ना। अगर इनके बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई। दूसरा भी देख लो आप, है ना, फिर से एग्जैक्टली द सेम थिंग, इधर चेक करते हैं, एफ ऑफ -1 देखो, ठीक है। एफ ऑफ -1 क्या आ रहा है, -1 + 1 + 5 -1, ठीक है। तो आ गया आपका 4 पॉजिटिव। अच्छा, फिर से इंटरेस्टिंग है ना, 0 पर नेगेटिव था, 1 पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। दैट मीन्स इसके बीच में भी एक रूट है, मान लो बीटा है, इसको अल्फा माना था, ठीक है, मान लो बीटा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ बीटा विच लाइज बिटवीन -1 है, which lies between -1 and 0. What does that mean? Greatest integer of beta is what? -1, ठीक है। अब आप करके देखो, एक और रूट मुझे कैसे मिल सकता है। अगर मैं चेक करूँ, f ऑफ -2 आएगा मेरे पास 5, और f ऑफ -3 आएगा मेरे पास -4। फिर से साइन चेंज हो गया, ठीक है। -2 पे पॉजिटिव था, और -3 पे इसने नेगेटिव वैल्यू ले ली, फिर मेरे पास एक गामा आ गया जो कि इनके बीच में है। सो माई गामा बिलोंग्स टू -3, -2, so my greatest integer gamma is what, -3। तो सबको ऐड कर लो, है ना। तो ऐड करके क्या आएगा मेरे पास, 1 + -1 -3, सो ये है 1 -1 -3, सो यू गेट द वैल्यू -3। तो ये मैंने कई बार रिपीटेडली यूज़ किया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। तो इस तरह से और भी बड़े ही अच्छे यूज़ होते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज में मैं दिखाऊंगी। ये देखो, अगर आपको आज का सेशन समझ में आया तो आप प्लीज़ ये वाला एक्सरसाइज करिए और देखिए आपको क्लियर है कि नहीं है। पहले मैं पूछ रही हूँ कि इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ईजी है, ट्राई करके सोच के देखो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट विच इज़ लेस देन यूनिटी। सोचो, हमें पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, इसको ग्राफ से कर सकते हो, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज़ करके ये दोनों क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चन करने का मोर देन 1 तरीका होता है, जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हो, बट इन दिस केस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके देखिए आप। तो आज बहुत सारी बातें करी हमने, इंटरेस्टिंग बातें, ओके। कॉन्टीन्यूटी की कि एडिशन, प्रोडक्ट, कॉम्पोजिशन कॉन्टीन्यूस होगा कि नहीं होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम,
उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स. Okay, this is very nice theorem, intermediate value theorem. So now upcoming will be differentiability. Okay, so if you have doubt, you have to think, you have to discuss. You can email me if you have doubts, and also for if you want paid online one-on-one session, you can always email me on this. Okay, I will let you know the details. And if this video helped you, give me a big thumbs up, like, subscribe, and help others. Share. Okay, see you. Bye bye.